तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ थैलस ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों के थैलस का रूपांतरण। तो रूपांतरण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रूपांतरण का मतलब होता है कोई चीज अपनी मूल संरचना से थोड़ा सा बदल करके आए, है कि नहीं, उसकी मूल संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। अब इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, जैसे अभी आप आलू देखे हैं कि नहीं देखे हैं आलू, तो आप लोग बताइए आलू क्या है? आलू क्या है, जड़ है कि तना है? जड़ है। सब लोग कह रहे हैं जड़ है ना, लेकिन आलू तना है। क्यों? क्योंकि वो बदल चुका है जड़ की तरह से, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि आलू जड़ है, लेकिन आलू वास्तव में क्या है? तना है। यानी कि अपने मूल रूप से बदलकर दूसरे रूप में आ गया है कि नहीं है? तो रूपांतरण का मतलब कोई चीज या कोई पौधा या कोई भी बॉडी पार्ट बदल करके अपने मूल रूप से दूसरे रूप में चला जाए तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? रूपांतरण, यानी उसके रूप में अंतरण, उसका रूप में अंतर आ जाए। अभी आप लोगों ने आलू को जड़ बता दिया, क्यों? क्योंकि उसके रूप में अंतर हो गया है, जड़ की तरह से हो गया है कि नहीं है? वैसे बहुत सारी चीजों में जो परिवर्तन हो जाता है उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने चेहरे का भी मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। बाल को सामान्यतः जैसे होना चाहिए वैसे ना होकर के कुछ लोग सफेद करवा ले रहे हैं, कुछ लोग लाल करवा ले रहे हैं। तो बताइए यह मॉडिफिकेशन है कि नहीं है? सामान्यतः जो पायजामा या फिर सलवार होता था उसको नीचे से मॉडिफिकेशन करके चौड़ा कर दिए हैं और उसका प्लाजो बना लिए हैं। तो बताइए मॉडिफिकेशन है कि नहीं है? तो इस चीज को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। तो आज हम लोग जो मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे वो फंजाई के अंदर पढ़ेंगे, फंजाई के थैलस के अंदर। तो बताइए सब लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो अपना फंजाई भी मॉडिफिकेशन करेगा। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है वो तो बात की बात है, पहले इसके थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए। इसके थैलस के बारे में जानते रहेंगे तभी तो आप मॉडिफिकेशन पढ़ पाएंगे। तो फंजाई भी अपना अलग अलग रूप बदलता है, अपना रूपांतरण करता है। वो कैसे कैसे करता है ये अभी आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थैलस क्या होता है। इसमें एक शब्द आया है ना थैलस, यहाँ पर लिखा है थैलस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थैलस क्या है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं थैलस। थैलस को हिंदी के अंदर भी थैलस ही कहते हैं या सुकाय भी कह सकते हैं। थैलस हिंदी के अंदर सुकाय भी कहते हैं। तो इतने कठिन शब्द को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, इसे थैलस ही आप याद किए रहें। थैलस क्या होता है इसके बारे में हमने एक दिन बताया था। चलिए बताइए कौन बताएगा थैलस किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। थैलस इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनका जड़, तना और पत्ती अलग अलग क्लियर दिखाई न दे। समझ गए कि नहीं? तो इसे क्या कहते हैं? थैलस। मैं एक लाइन केवल लिख देता हूं कि जड़, तना, पत्ती अलग अलग दिखाई न दे, अलग अलग दिखाई न दे। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना और पत्ती अलग अलग दिखाई न दे, इसे क्या कहते हैं? थैलस। एक चीज क्लियर हो गया? तो फंजाई इसी प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती अलग अलग क्लियर दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द आता है, ये तो पहला शब्द था थैलस, इसमें आप जान गए। दूसरा शब्द इसमें आता है हाइफा। क्या है? हाइफा। हाइफा चलिए बताइए हाइफा क्या है? हिंदी के अंदर कहते हैं कवक सूत्र। कवक सूत्र। तो जो हाइफा या फिर कवक सूत्र है यह फंजाई की एक ब्रांच होती है। मतलब फंजाई अगर अकेले एक ब्रांच के रूप में, एक धागे के रूप में पाया जाए तो उसे कहते हैं हाइफी, या फिर हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? कवक सूत्र। हाइफी या हाइफा में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। हाइफी या हाइफा दोनों का मतलब होता है कवक सूत्र, लेकिन जब एक रहे तो उसको बोलते हैं हाइफी और कई ठे रहे तो क्या बोलेंगे? हाइफा। जैसे एक है तो लड़का और कई है तो लड़के, एक है तो अंडा, कई है तो अंडे। वैसे अगर एक है तो क्या बोलेंगे? हाइफी और कई ठे है तो क्या बोलेंगे? हाइफा।
तो हाइफा हाइफी ऐसे अगर शब्द मैं बोलूं या फिर आपकी कॉपी में मिले या किताब में मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक है तो हाइफी और बहुत सारे हैं तो हाइफा। समझ गए ना? ऐसे और भी कई शब्द हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है तो बोलेंगे बैक्टीरियम, और कई है तो बैक्टीरिया, यानी जो सिंगुलर है वो है बैक्टीरियम और कई है तो बैक्टीरिया। इन शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे लार्वा और लार्वी भी आता है, तो एक है तो लार्वी और कई है तो लार्वा। ये मत सोचिएगा कि लार्वा का मतलब उसका पति, लार्वी का मतलब उसकी पत्नी, ऐसा नहीं होगा। लार्वा का मतलब कई लार्वा, लार्वी का मतलब एक। उसी तरह से यहाँ पर भी है हाइफा। बताइए हाइफा का मतलब एक हाइफा की कई, कई एक रहेगा तो हाइफी। तो हाइफा और हाइफी आप समझ गए। हाइफा क्या है? हाइफा को क्या कहते हैं? कवक सूत्र। हाइफा को क्या कहते हैं? कवक सूत्र। यानी कि जब एक ब्रांच हो तो उसको क्या बोलेंगे? हाइफा। एक या दो तीन हो, मतलब उसमें जाल न बना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइफा या फिर हाइफी। अब जो है इसका एक चित्र बना लीजिए छोटा सा, देखिए इस तरह से है, तो ये क्या हो गया? हाइफा। ये देखिए मैंने क्या बना दिया? हाइफा। अब हाइफा भी कितने तरह के होते हैं? दो। पहला देखिए इसमें क्या है? एसेप्टेट हाइफा या हाइफी लिख सकते हैं। एसेप्टेट हाइफी, दो तीन रहेगा तो हाइफा, एक है तो हाइफी। तो एसेप्टेट को एक शब्द और देते हैं, आर मीन्स अथवा सीनोसिटिक भी कहते हैं। सीनोसिटिक। एसेप्टेट को क्या कहते हैं? सीनोसिटिक। एग्जाम में ये चीजें आएंगी और इस बार आपको इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एसेप्टेट को क्या कहते हैं? सीनोसिटिक। एसेप्टेट ऐसे होते हैं जिसमें सेप्टा नहीं होता है। एसेप्टेट इस प्रकार के हाइफा होते हैं जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। अब उसका देखिए यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ये देखिए ऐसे बन गया। इसमें बताइए सेप्टा है? नहीं, तो आप नीचे लिख देंगे नो सेप्टा। नो सेप्टा। क्या लिख देंगे? नो सेप्टा। और इसका उदाहरण आप नो सेप्टा यानी जिसमें सेप्टा नहीं है उसका उदाहरण लिख देंगे राइजोपस। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? राइजोपस। क्लियर हो गया? राइजोपस। इसमें क्या लिखेंगे? एसेप्टेट हाइफा। हेडिंग डाल करके लिखेंगे यह फंजाई के ऐसे हाइफा होते हैं, या एसेप्टेट फंजाई के ऐसे हाइफा होते हैं जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। और ये वाला चित्र बना देंगे, ठीक है? और उदाहरण के लिए क्या लिख देंगे? राइजोपस। क्लियर हो गया? अब जो दूसरा इसमें है, दूसरा वो है सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा या हाइफी। सेप्टेट हाइफी। इसमें क्या होगा? सेप्टा। तो इसमें आप लिख देंगे सेप्टा प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट। और आप बनाकर लिखते समय लिख देंगे सेप्टेट हाइफा फंजाई के ऐसे हाइफा होते हैं जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं या सेप्टा उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण, इसका चित्र आप पहले बना लीजिए। देखिए इस तरह से इसका हम चित्र बना दे रहे हैं। ये बताइए इसकी ब्रांच में बताइए सेप्टा है कि नहीं है? है। इसमें सेप्टा है। इसमें क्या है? सेप्टा। तो बताइए यह सेप्टेट है कि नहीं है? और इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक तरह की फंजाई है जो क्या होती है? सेप्टेट होती है। अब आपसे पूछा जाए किसी एक एसेप्टेट फंजाई का नाम बताओ तो क्या बताओगे? राइजोपस। और अगर पूछा जाए किसी सीनोसिटिक फंजाई का नाम बताओ तो क्या बताओगे? राइजोपस। और अगर पूछा जाए किसी सेप्टेट फंजाई का नाम बताओ तो क्या है? पेनिसिलियम।
क्लियर है ना? टेस्ट भी होगा, नए नए शब्द एकदम जुड़ते चले जा रहे हैं आपकी डिक्शनरी में। अब आप कितने तैयार कर रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि वीडियो में तो रिकॉर्डेड है ये हम कभी भी पढ़ लेंगे, तो धीरे धीरे चीजें बोझ हो जाएंगी और फिर आप हार मान जाएंगे। आप ऐसा सुने होंगे या कहीं लिखा हुआ देखे होंगे कि आदमी किसी काम से नहीं डरता है, बल्कि कई दिन का छोड़े गए काम के बोझ से डरता है। ऐसा सुने हैं कि नहीं? तो अगर आप भी कई दिन का छोड़ते चले जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक तरह का बोझ बनता चला जा रहा है। तो ऐसा आप ना करिए, रोज का रोज सीखते जाइए। जैसे अभी कई नए शब्द आपके सामने आए हैं तो इनको आप सीखते जाइए। क्लियर है? सेप्टेट एसेप्टेट में एसेप्टेट में क्या अंतर है? तो ऐसे हाइफा जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं उन्हें सेप्टेट हाइफा, और ऐसे हाइफा जिसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं उन्हें एसेप्टेट हाइफा। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो हाइफा मैंने बनाया है इसमें सेप्टा नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। एसेप्टेट को सिनोसिटिक भी कहते हैं, और यहाँ पर जो आप बनाए हैं इसमें देखिए सेप्टा पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफा। क्लियर है? एसेप्टेट हाइफा का उदाहरण राइजोपस है और सेप्टेट हाइफा का उदाहरण क्या है? पेनिसिलियम। क्लियर, समझ गए? अब अगला शब्द आता है माइसीलियम। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। माइसीलियम, देखिए हाइफा हो गया, अब दूसरा हो गया, तीसरा है माइसीलियम। चलिए बताइए माइसीलियम किसे कहेंगे? ये शब्द पहले का भी आए हुए हैं। माइसीलियम को बोलते हैं कवक जाल। क्या बोलते हैं? कवक जाल। सब भूल जा रहे हैं आप लोग, कवक जाल। माइसीलियम किसे कहते हैं? तो जब बहुत सारे हाइफा एक साथ जाल बना लें तो उसको क्या बोलेंगे? कवक जाल, या फिर इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे? माइसीलियम। देखिए इस तरह से ऐसे आप लिख देंगे मेनी हाइफा। मेनी हाइफा, बहुत सारे हाइफा अगर एक साथ जुड़ करके जाल बना लेते हैं तो उसे कहते हैं माइसीलियम। अब जाल कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं इसका चित्र एक बना दे रहा हूं साधारण सा। ये देखिए एक हाइफा, ये देखिए दो हाइफा। देखिए एक तरह का जाल बना लिए कि नहीं बना लिए? तो ये क्या हो गया? माइसीलियम। क्या हो गया? माइसीलियम। और हिंदी के अंदर क्या कहेंगे? कवक जाल। ठीक है, तो सीधा सा अगर कोई पूछे कि माइसीलियम किसे कहते हैं, तो जब कई हाइफा जुड़ करके एक साथ जाल बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। हिंदी के अंदर कवक जाल कहते हैं, और चित्र आप देख ही रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हाइफा हो गया, माइसीलियम हो गया। अब समझ गए सभी लोग ने? एक बात और याद करिए, नोट पॉइंट एक नोट कर लेंगे, एक नोटेड पॉइंट है। नोट, नोट का मतलब कोई मुख्य चीज होगी ना। तो ये जानते रहे कि जो हाइफा की सेल होती है, अभी देखिए यहां पर एक एक सेल अलग अलग है कि नहीं है? जब हाइफा में सेप्टा लग गया तो अलग अलग सेल बन गई। तो अब देखिए सेल ऑफ हाइफा या सेल्स ऑफ हाइफा मे बी मतलब क्या होता है? मे बी मतलब क्या होता है? मे बी मतलब हो सकता है। तो जो हाइफा की सेल होती है या सेल्स ऑफ हाइफा वो क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर तीन शब्द है। पहला क्या है? वो है यूनिन्यूक्लिएट, और जो दूसरा हो सकते हैं वो है बाई न्यूक्लिएट, और तीसरा जो है वो है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। तो देखिए जो हाइफा की सेल होती है, कोशिका होती है, वह यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकती है, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकती है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है। अब देखिए तीनों का छोटा छोटा मैं चित्र बना दे रहा हूं। ये देखिए इसका चित्र है, और ये हाइफा है और ये हाइफा की सेल है। तो सेल के अंदर देखिए एक एक न्यूक्लियस,
तो इसको क्या बोलेंगे? यूनी न्यूक्लिएट। और अगर इसी सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस हो, दो दो न्यूक्लियस अभी देखेंगे आप, तो बताइए क्या हो गया? बाई न्यूक्लिएट। बाई मतलब कितना? दो। और अगर यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस हों, बहुत सारे न्यूक्लियस हों, देखिए कई न्यूक्लियस हैं इसमें कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। तो फंजाई की सेल होती है, यानी फंजाई की हाइफा के अंदर जो सेल, सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। तो जो सेल होती हैं, यानी फंजाई की जो कोशिका होती हैं, वो तीन तरह की हो सकती हैं, यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। जब एक न्यूक्लियस पाया जाए तो यूनी न्यूक्लिएट, और जब दो न्यूक्लियस पाया जाए एक ही कोशिका के अंदर तो बाई न्यूक्लिएट, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएं एक ही कोशिका के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। यूनी 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 मतलब एक, तो यूनी न्यूक्लिएट हो गया। बाई 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 मतलब दो, तो दो न्यूक्लियस हो गया। अब मल्टी 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 मारे 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 तो मारे न्यूक्लियस हो गया कि नहीं है? कि नहीं है? याद करना आसान है कि नहीं? तो यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं फंजाई के अंदर। क्लियर हो गया? अब आप इसके बाद पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, यानी जो मेन टॉपिक था उस पे आप आएंगे। अभी तक तो इसकी बेसिक चीजें आप समझ रहे थे, ठीक है? तो मॉडिफिकेशन एक बार फिर से आप नीचे लिख देंगे, मॉडिफिकेशन। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? रूपांतरण। रूपांतरण। अब मॉडिफिकेशन में जो पहला है, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है स्क्लेरोटिया या स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया, ये जो पहला मॉडिफिकेशन है आप इसे लिख सकते हैं स्क्लेरोसिया। रोटिया भी पढ़ सकते हैं, रोसिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोटिया फंजाई का एक परिवर्तित रूप है, यानी जो फंजाई है वह अपनी ब्रांच को या अपने हाइफा को बदल करके किसी दूसरे रूप में चेंज कर देती है, इसे कहते हैं स्क्लेरोटिया। लेकिन अलग अलग तरीके से बदलती है फंजाई अपने आप को। तो पहला जो तरीका है बदलने का वो क्या है? स्क्लेरोटिया। ये किस तरह से बदलते हैं? तो देखिए ये हार्ड हो जाते हैं और भोजन स्टोर कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इसका मैं चित्र बनाकर पहले दिखा दूं आपको। इस तरह से बन जाते हैं और ये काफी हार्ड होते हैं, भोजन भी स्टोर कर लेते हैं और विपरीत दशा में फंजाई को सरवाइव करने के लिए भी उपयुक्त होते हैं। तो पहला इसमें आप पॉइंट लिखेंगे कि हार्ड स्ट्रक्चर। हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर। हार्ड स्ट्रक्चर, बात आपकी सही है, लेकिन बायोलॉजी में जो उपयुक्त होगा वही ना। तो हार्ड स्ट्रक्चर, क्लियर है? यानी कि जो स्क्लेरोटिया है वह फंजाई का बदला हुआ रूप है। जैसे आपने देखा कि आलू का तना बदल करके जड़ की तरह से हो गया है कि नहीं है? तना जो शाखा है वो तो आलू की कैसी होती है? हरी हरी, ऊपर पत्तियां उस पर लगी होती हैं। अब कितना अंतर होता है, अभी देखिए आलू का पौधा कैसे होता है? इस तरह से आलू का पौधा होता है, लेकिन उसके नीचे जो आलू बनता हो तो इस तरह से होता है। बताओ क्या इस तने में और इस तने में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। तो बताइए आलू का तना अपने आप को बदल लिया आलू में कि नहीं? तो उसी तरह से फंजाई भी अपने आप को बदलकर स्क्लेरोटिया बना लिया। और वो स्क्लेरोटिया कैसा होता है? हार्ड होता है। और दूसरी बात इसमें लिख देंगे स्टोर फूड, भोजन भी स्टोर कर लेता है। भोजन भी स्टोर कर लेता है। बताइए आलू भोजन स्टोर करता है कि नहीं? स्टोर कर लिया है, तभी तो फूल गया है। और इसका स्टोर किया हुआ भोजन आप लेते हैं, आलू खाते हैं ना। तीसरी बात आप इसमें लिख देंगे सरवाइव। सरवाइव अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन।
सरवाइव का मतलब क्या है? सह लेती है। कौन? ये स्ट्रक्चर। सरवाइव का मतलब क्या होता है? सह लेती है। अनफेवरेबल का मतलब खराब। अनफेवरेबल मीन्स क्या होता है? खराब। और कंडीशन मतलब दशा या परिस्थिति। तो अगर आप इसको हेडिंग डालकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्क्लेरोटिया फंजाई के हाइफा का परिवर्तित रूप है या रूपांतरित अवस्था है, जो काफी हार्ड स्ट्रक्चर है और यह भोजन को स्टोर किए रहती है और यह खराब दशा में सरवाइव कर लेती है और फिर जब नया सीजन आता है तो नए पौधे को जन्म भी दे देती है। तो बताइए फंजाई का एक बदला हुआ रूप आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका जो उदाहरण है आप लिख लीजिएगा, क्लेविसेप्स एक फंजाई है, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स एक इसका उदाहरण है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका दूसरा बदला हुआ रूप क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। इसका दूसरा परिवर्तित रूप आप देखेंगे, स्क्लेरोटिया हो गया। अब है दूसरा राइजोमार्फ। राइजोमार्फ हिंदी में भी आप लिख लीजिए राइजोमार्फ। राइजोमार्फ जो होता है यह फंजाई का ऐसा बदला हुआ रूप होता है जो रस्सी की तरह से बन जाता है। कैसा बन जाता है? रस्सी की तरह से। तो आप लिख देंगे रॉप लाइक स्ट्रक्चर। एक लाइन इसमें केवल लिखेंगे। रॉप मीन्स क्या होता है? रस्सी। रॉप लाइक स्ट्रक्चर। रफ लाइक क्या? स्ट्रक्चर। एग्रीगेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि जब फंजाई का जो हाइफा है वो रस्सी की तरह से इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं राइजोमार्फ। क्या बोलेंगे? राइजोमार्फ। क्लियर हो गया? और इसका चित्र देख लीजिए, इस तरह से इसका चित्र होता है। इस तरह से रस्सी की तरह से एक संरचना बना लेता है। ये देखिए, ये बन गया फंजाई का राइजोमार्फ। तो कभी कभी फंजाई का हाइफा बदल करके क्या बना लेता है? राइजोमार्फ, यानी कि रस्सी की तरह से संरचना। कैसी संरचना? रस्सी की तरह से। इसका जो उदाहरण है आप लिख लीजिए आर्मिलेरिया। 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 राइजोमार्फ एक ऐसी संरचना है जो फंजाई का हाइफा बदल करके रस्सी के रूप में आ जाता है। किस रूप में आ जाता है? रस्सी के रूप में आ जाता है। ये भी क्लियर हो गया? अब अगला जो है वो देख लीजिए, तीसरा। फंजाई का जो तीसरा परिवर्तित रूप होता है उसे कहते हैं प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा। जब फंजाई का हाइफा पैड की तरह से बन जाए, जी पैड की तरह से, जैसे दफ्ती भी एक तरह का क्या है? पैड है, या गद्दीदार हो सकता है। तो जब फंजाई का हाइफा पैड की तरह से बना ले तो उसे क्या कहते हैं? प्लेक्टेन काइमा। तो आप लिख सकते हैं पैड लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पैड लाइक प्लेक्टेन काइमा, यानी कि जब फंजाई का हाइफा पैड लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो उसे कहते हैं प्लेक्टेन काइमा। क्लियर है? और ये भी दो तरह के हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। जो पहला इसका तरीका हो सकता है वो है प्रोसेन काइमा। प्रोसेन काइमा। और जो दूसरा हो सकता है इसमें वो है स्यूडो पैरेनकाइमा। स्यूडो पैरेनकाइमा।
काइमा, स्यूडोपेरेन काइमा। सुनिए ध्यान से, अगर प्रोसेन काइमा है तो इसमें जो फंजाई के हाइफा रहेंगे वो ढीले तरीके से इकट्ठा हुए रहेंगे, यानी ढीले रहेंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं ढीले तरीके से, और यहां पर जो है वो सघन रहेंगे। कैसे रहेंगे? सघन। तो अगर फंजाई का हाइफा थोड़ा दूर दूर रहे ढीले तरीके से, जैसे आप स्वेटर वगैरह देखे होंगे, कुछ स्वेटर होते हैं जो एकदम ढीले तरीके से बुने रहते हैं, अगर आप ऐसे खींच देंगे तो बीच में जगह दिखने लगेगी। और कुछ स्वेटर होते हैं जो इतने गझिन बिने रहते हैं, इतने सघन होते हैं कि उनके बीच से दिखाई नहीं देता है। तो अगर फंजाई के हाइफा दूर दूर है, थोड़ा सा ढीले तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उसे प्रोसेन काइमा बोलेंगे। और एकदम अगर नजदीक नजदीक है तो क्या बोलेंगे? स्यूडोपेरेन काइमा। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्लेक्टेन काइमा। अब एक और है एप्रीसोरिया। चौथा जो देखिए क्या है वो है एप्रीसोरिया। एप्रीसोरिया, एप्रीसोरिया क्या होता है? तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो किसी पौधे के ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसके अंदर एंट्री करने से पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे एप्रीसोरिया कहते हैं। तो देखिए मैं चित्र के माध्यम से इसे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई पौधा का थोड़ा सा मैं भाग ले रहा हूं, थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूं। ये पौधे की कोशिकाएं हैं नीचे, ये देखिए कोशिकाएं हैं। अब देखिए मैं इस पे फंजाई बैठा रहा हूं, ये देखिए फंजाई आकर इस पे बैठा, ठीक है। तो फंजाई अपने आप को जर्मिनेट करेगा। ये फंजाई का स्पोर है, स्पोर का मतलब उसका सीड या बीज, एक तरह से पौधे का बीज होता है जिसमें से पौधा निकलता है, वैसे स्पोर के अंदर से फंजाई के पौधे निकलते हैं। हालांकि सख्त प्रकार का बीज नहीं होता है जैसे पेड़ों में होता है, इनका अलग ही हिसाब होता है, बहुत छोटे तरीके के पौधे हैं, इसमें फल फूल नहीं होता है तो बीज कहाँ से होगा। लेकिन किसी नए पौधे को जन्म देने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे स्पोर इसमें कहते हैं। तो स्पोर जब यहाँ निकलेगा, जामेगा, जर्मिनेट करेगा, तो पहले में डायरेक्ट इसके अंदर एंट्री नहीं कर जाएगा, पहले यहां से निकलेगा तो यहाँ एक चौड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेगा। धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा कठिन चीजें हैं। यहाँ पर चौड़ी स्ट्रक्चर बना लिया, अब उस चौड़ी स्ट्रक्चर से सपोर्ट देकर के तब नीचे धीरे धीरे इसके टिश्यू के अंदर एंट्री करेंगे। कोशिकाओं के बीच में इसका देखिए ये ट्यूब एंट्री कर गई कि नहीं कर गई। तो यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पर चिपकाने के लिए बना लिया है उसी को कहते हैं एप्रीसोरिया। क्या कहते हैं? एप्रीसोरिया। इसका जो उदाहरण है ईरिसाइफी, देखिए ERYSIPHE, ईरिसाइफी एक फंजाई है जिसमें क्या बनता है? एप्रीसोरिया। सवाल पूछा जा सकता है एप्रीसोरिया किस फंजाई में बनता है? तो ईरिसाइफी। क्लियर हो गया। अब सबसे आखिरी शब्द जो है मॉडिफिकेशन है वो है हास्टोरिया। इसके बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे और मैं पूछूंगा आप। हाँ शाबाश, हास्टोरिया। हास्टोरिया हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? चूसकांग। इसका काम क्या है? चूसना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा की ब्रांच है या कोई भी किसी के शरीर का बॉडी पार्ट है, तो इस पे क्या होगा? फंजाई आकर के बैठ गया। ये देखिए हमने फंजाई को यहाँ पर क्या किया? बैठा दिया। अब ये फंजाई अपने अंदर से क्या निकालेगा? एक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा? हास्टोरिया, या फिर हिंदी के अंदर चूसकांग। ये अपना हास्टोरिया निकालकर पौधों मतलब उसके टिश्यू के बीच में भेज देगा और वहीं से भोजन चूसता रहेगा। तो बताइए कितने तरह का मॉडिफिकेशन आपने देखा कि नहीं देखा? पहला तरीका क्या था? स्क्लेरोटिया या स्क्लेरोसिया, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, भोजन स्टोर किए रहती है और फंजाई को सरवाइव करने के लिए भी उपयुक्त होती है, और नया सीजन आने पर नए पौधे को जन्म भी दे देती है। क्लियर हो गया? किसमें होता है? क्लेविसेप्स में। दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? राइजोमार। इसमें फंजाई अपने आप को रस्सी की तरह से संरचना बना लेगी। देखिए रस्सी की तरह से लटक रहा है कि नहीं, तो इसे कहते हैं राइजोमार, रॉप लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा जो है वो क्या है? प्लेक्टेन काइमा। इसमें फंजाई पैड की तरह से हो जाएगी, पैड लाइक स्ट्रक्चर या गद्दीदार स्ट्रक्चर बना लेगी। और ये भी दो तरह के, प्रोसेन काइमा और स्यूडोपेरेन काइमा। अगर हाइफा ढीले तरीके से जुड़े हुए हैं तो प्रोसेन काइमा, और एकदम नजदीक नजदीक जुड़े हुए हैं तो स्यूडोपेरेन काइमा।
क्लियर हो गया। आखिरी जो चौथा है मॉडिफिकेशन उसे कहते हैं एप्रीसोरिया। जब कोई फंजाई किसी होस्ट के अंदर एंट्री करती है, होस्ट का मतलब क्या, जिसके ऊपर भोजन लेना है, तो होस्ट के अंदर एंट्री करती है तो एंट्री करने से पहले एक चपटी स्ट्रक्चर बनाकर उसकी सतह से चिपका देती है ताकि अंदर इसके ट्यूब को एंट्री करने में आसानी हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एप्रीसोरिया। और फिर जो सबसे आखिरी मॉडिफिकेशन होता है हास्टोरिया, जिसे हिंदी के अंदर चूसकांग कहते हैं। तो फंजाई किसी पौधे पर बैठता है तो एक ट्यूब, एक स्ट्रक्चर निकाल करके फंजाई के अंदर भेज देता है और वहीं से चूस चूस करके पोषण लेता रहता है। क्लियर हो गया ना। तो जितने भी तरह के मॉडिफिकेशन हो सकते थे फंजाई के अंदर, वो सारे मॉडिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन याद रखना, अगर ये संरचनाएं आपको याद नहीं रहेंगी तो रिप्रोडक्शन किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।